नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे केन्स के मौद्रिक सिद्धांत की और उसमें हम चर्चा कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड की। तो एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग की। तो समग्र मांग वक्र किसका योग होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एन, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स का। अब उच्च मूल्य स्तरों पर समग्र मांग उत्पादन की मांग या खरीद उच्च मूल्य स्तर पर कम होती है और यह कम कीमत के स्तर पर बढ़ जाती है, यानी कि उल्टा रिलेशन पाया जाता है मांग में। दूसरे शब्दों में अलग अलग मूल्य स्तर के साथ समग्र मांग वक्र यानी कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एन ऋणात्मक ढाल वाला होता है, यानी कि कीमतें ज़्यादा होंगी तो मांग कम होगी, कीमत कम होंगी तो मांग ज़्यादा होगी। सामने आप एडी वक्र देख पा रहे हैं, उसमें कीमत P1 पर मांग Y1 है और कीमत P2 जो कि कम है उस पर मांग Y2 यानी कि ज़्यादा है। तो ये एडी वक्र को बता रहा है। समग्र मांग वक्र के नीचे की ओर झुकने वाली प्रवृत्ति के लिए तीन कारक जिम्मेदार हैं और ये तीन कारक लचीली कीमतों की अवस्था में या दशा में मूल्य स्तर में परिवर्तन के वास्तविक शेष प्रभाव, ब्याज प्रभाव और विदेशी व्यापार प्रभाव। तो मूल्य स्तरों में परिवर्तन आता है तो उसकी वजह से जो प्रभाव उत्पन्न होता है, वास्तविक शेष प्रभाव, रियल बैलेंस इफेक्ट और इंटरेस्ट इफेक्ट एंड फॉरेन इफेक्ट, ये तीन इफेक्ट की वजह से ऐसा रिलेशन या ऋणात्मक ढाल पाया जाता है। उपभोग, निवेश और शुद्ध निर्यात के लिए समग्र मांग का मूल्य या समग्र मांग का वैल्यू मान मूल्य स्तर में गिरावट के साथ बढ़ता है और मूल्य स्तर में वृद्धि के साथ कम होता जाता है। इसका मतलब यह है कि समग्र मांग वक्र, जो कि समग्र उत्पादन और सामान्य मूल्य स्तर के बीच के संबंध को बताता है, दिखाता है, उसका ढाल दाईं और नीचे की ओर होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है, जैसा कि चित्र 21.6 में आपने देखा है। समग्र मांग वक्र मूल्य स्तर में परिवर्तन के कारण समग्र व्यय में परिवर्तन को व्युत्पन्न किया जाता है, यानी कि समग्र मांग वक्र जो है मूल्य स्तर में परिवर्तनों के साथ समग्र व्यय में परिवर्तनों को दिखाता है। यदि गैर मूल्य कारकों जैसे मुद्रा की आपूर्ति, निवेश की मांग, सरकारी व्यय, कराधान आदि में कोई परिवर्तन होता है तो समग्र मांग वक्र जो है वो अपने स्थान से ऊपर या नीचे की ओर खिसकता है, यानी कि उसमें शिफ्टिंग होगी। इस प्रकार जब किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाई जाती है तो यह ब्याज दर को कम कर देगा, जैसा कि ऊपर देखा गया है। कम ब्याज दर पर निवेश मांग वक्र की लोच के आधार पर अधिक निवेश किया जाएगा और फिर इस अधिक निवेश व्यय के साथ संपूर्ण समग्र वक्र जो है मांग वक्र है, एडी वक्र है, वो परिवर्तनीय मूल्य स्तर के साथ में सी प्लस आई प्लस जी एक्स जो है दाईं ओर खिसक जाएगा, ऊपर की ओर खिसक जाएगा, जिससे प्रत्येक मूल्य स्तर पर समग्र मांग की मात्रा बढ़ जाएगी। तो पिछला मूल्य है उस पर मांग की मात्रा पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं मुद्रा आपूर्ति, सकल मांग या समग्र मांग और मूल्य स्तरों में किस तरीके से रिलेशन पाया जाता है। लेकिन मुद्रा की आपूर्ति में बदलाव के परिणाम स्वरूप संतुलन मूल्य स्तर और वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, यानी कि उसके साथ में क्या परिवर्तन आएगा, इसके लिए हमें समग्र आपूर्ति पर भी विचार करना पड़ेगा। इस प्रकार भले ही समग्र मांग या व्यय में वृद्धि हो, लेकिन इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि कीमतों में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी, क्योंकि कीमतों में वृद्धि किस पर निर्भर करेगी? समग्र मांग और समग्र आपूर्ति दोनों पर। समग्र मांग में वृद्धि के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि होगी या नहीं, यह कुल आपूर्ति वक्र की प्रकृति या बनावट पर निर्भर करेगा। यदि उत्पादन का आपूर्ति वक्र काफ़ी लोचदार है, यानी कि लोचदार है, तो यह अधिक संभावना है कि समग्र मांग या खर्च में वृद्धि का प्रभाव उत्पादन या वास्तविक आय को कीमतों की तुलना में अधिक बढ़ाएगा। यानी कि लोचदार आपूर्ति वक्र होगा तो मांग में वृद्धि होने पर उत्पादन में वृद्धि होगी, न कि कीमतों में। सामान्य मूल्य स्तर के निर्धारण में परिवर्तनशील मूल्य स्तर के साथ कुल आपूर्ति वक्र की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। संक्षेप में इस अर्थ में समग्र आपूर्ति वक्र समग्र आपूर्ति की विभिन्न मात्राओं को बताता है, दर्शाता है, जिन्हें अर्थव्यवस्था में उत्पादक विभिन्न मूल्य स्तरों पर बाजार में उत्पादन और बिक्री करने के लिए तैयार हैं। यानी कि वही सामान्य आपूर्ति वक्र की भांति समग्र आपूर्ति वक्र भी विभिन्न कीमतों पर उत्पादकों द्वारा बेचने के लिए जो माल सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, उसकी मात्राओं का योग क्या कहलाता है? समग्र आपूर्ति। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था में सामान्यतया संसाधनों का पूर्ण रोजगार पाया जाता है, यानी कि सभी साधनों को पूर्णतः रोजगार मिला हुआ होता है। उनके अनुसार यदि किसी भी समय इस पूर्ण रोजगार स्तर से विचलन होगा तो मजदूरी, ब्याज और कीमतें पूर्ण रोजगार स्तर पर संतुलन को बहाल करने के लिए शीघ्रता से स्वतः ही समायोजित या परिवर्तित हो जाएंगे और पुनः मूल संतुलन या पूर्ण रोजगार संतुलन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने अपने सिद्धांत में उत्पादन का कुल आपूर्ति वक्र पूरी तरह से बेरोजगार अर्थात संसाधनों के पूर्ण रोजगार स्तर पर एक ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा के रूप में बनाया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि कीन्स ने आर्थिक अवसाद की स्थिति पर विचार किया, जबकि अर्थव्यवस्था के संसाधनों के पूर्ण रोजगार स्तर से कम पर काम कर रही थी। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं थी, बहुत सारे साधन बेरोजगार पड़े थे। उन्होंने आगे माना कि ऐसी स्थिति में मौद्रिक मजदूरी की दर अनम्य थी, अर्थात स्थिर थी।
यानी कि मौद्रिक मजदूरी में गिरावट नहीं आ रही थी। उन्होंने आगे ये भी माना कि जब समग्र मांग में वृद्धि के बाद श्रम का नियोजन बढ़ाया गया तो श्रम के औसत और सीमांत उत्पाद में गिरावट नहीं आई, वो स्थिर बने रहते हैं। तो ये 3 मान्यताएं इन्होंने ली और इन मान्यताओं के साथ समग्र मांग में वृद्धि होने पर प्रचलित मूल्य स्तर पर अधिक मात्रा में समग्र उत्पादन की आपूर्ति की जाती है। लेकिन जब श्रम और पूंजीगत स्टॉक का पूर्ण रोजगार स्तर का प्राप्त हो जाता है और समग्र मांग में और अधिक वृद्धि होती है, तब समग्र आपूर्ति किसी भी अधिक वृद्धि में समर्थ नहीं होती है या असमर्थ रहती है। तो उस स्थिति में फिर समग्र मांग में वृद्धि जो है वो मूल्य स्तर में वृद्धि को जन्म देती है, यानी कि मूल्य स्तर में वृद्धि का कारण बनती है। कीमत स्तर और समग्र उत्पादन या आपूर्ति के बीच के संबंधों को केन्स के कुल आपूर्ति वक्र को चित्र 21.7 में सामने जो चित्र उसमें दर्शाया गया है, जहां यह देखा जा सकता है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप एडी वक्र AD2, AD3 और AD4 पर जाता है, लेकिन AD2 और AD3 की पोजीशन में केवल और केवल उत्पादन में वृद्धि होती है, कीमतों में कोई वृद्धि नहीं रहती है, कीमतें पी पर स्थिर रहती है। लेकिन जब YF पर फुल रोजगार संतुलन प्राप्त हो जाता है तो AD3 से AD4 पर जाने में केवल कीमतें वृद्धि होती है, P1 तक पहुंच जाती है, लेकिन उत्पादन YF पर स्थिर होता है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण रोजगार उत्पादन स्तर पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। तो यह किससे निर्धारित हो रहा है? समग्र आपूर्ति वक्र के एल आकृति की वजह से। तो OYF स्तर तक समग्र आपूर्ति वक्र एक क्षैतिज रेखा या सीधी रेखा होता है जो कि पूर्ण लोचदार की स्थिति को बताता है, जिससे पता चलता है कि एक ही मूल्य स्तर OP पर अधिक उत्पादन और आपूर्ति की जा सकती है मांग में वृद्धि होने पर। और OYF समग्र उत्पादन का पूर्ण रोजगार स्तर यानी कि संभाव्य GNP है, और इसलिए इससे परे सकल आपूर्ति वक्र ऊर्ध्वाधर या पूर्ण बेरोजगार हो जाता है, यानी कि उत्पादन को इससे अधिक मात्रा में नहीं बढ़ाया जा सकता। हालांकि इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि केन्स ने माना कि सकल आपूर्ति जैसे जैसे पूर्ण रोजगार स्तर के नज़दीक पहुंचती है, यानी कि पूर्ण रोजगार स्तर यानी कि OYF तक पहुंचेगी, तो उत्पादन की प्रति इकाई लागत में मजदूरी की दरों में वृद्धि की वजह से और नियोजित कारकों की अतिरिक्त इकाइयों के घटते प्रतिफलों की या डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न मिलने की वजह से हमारी लागत पहले भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो ये लागतों में वृद्धि होती है पूर्ण रोजगार स्तर से कम पर, वो उतनी अधिक नहीं होती है जितनी कि पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त होने के बाद यदि मांग में वृद्धि होती है तो उससे जो कीमतों में वृद्धि होती है उतनी। अब मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था अवसाद की स्थिति में है, ताकि श्रम सहित बहुत सारे संसाधन बेकार पड़े हुए हैं। प्रारंभ में अगर समग्र मांग वक्र AD1 है, जो कि बिंदु E1 पर कुल आपूर्ति वक्र AS को काटता है, और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर OP निर्धारित होता है, जैसा कि चित्र 21.7 में हमने पहले देखा है। अब मान लीजिए कि मुद्रा की आपूर्ति में विस्तार से समग्र मांग वक्र AD2 तक पहुंच जाता है, और 21.7 में नया समग्र मांग वक्र AD2 बिंदु E2 पर अपनी क्षैतिज सीमा में कुल आपूर्ति वक्र को काटता है, यानी कि AS जो है सीधा लेटा हुआ क्षैतिज वक्र है उसको A2 बिंदु पर काटता है। इस प्रकार विस्तारवादी मौद्रिक नीति के कारण समग्र मांग में AD2 की वृद्धि हुई है, जिससे सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि के बिना कुल उत्पादन यानी कि GNP जो है हमारा बढ़ करके Y2 हो गया है। अब यदि मुद्रा की आपूर्ति में और वृद्धि होती है तो परिणाम स्वरूप समग्र मांग वक्र AD3 तक पहुंच जाता है बढ़ करके, और बिंदु E3 पर कुल आपूर्ति वक्र AS को काट देता है। तब भी केवल सकल उत्पादन अपने पूर्ण रोजगार स्तर YF पर बढ़ करके YF तक पहुंच जाता है, और मूल्य स्तर में कोई बदलाव या वृद्धि नहीं होती है। इस प्रकार समग्र मांग वक्र AD3 की स्थिति में अर्थव्यवस्था उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर YF पर काम कर रही होती है। अब अगर मुद्रा की आपूर्ति में और वृद्धि होती है तो समग्र मांग वक्र चित्र 21.7 के अनुसार बढ़ करके AD3 से AD4 ऊपर की ओर चला जाएगा। चूँकि उत्पादन के साधन पहले से ही पूरी तरह से काम में लिए जा रहे हैं, कोई भी साधन बेरोजगार अवस्था में नहीं है, तो इस स्थिति में बढ़ी हुई मांग के प्रत्युत्तर में उत्पादन में आपूर्ति में कोई वृद्धि संभव नहीं हो पाएगी, और केवल क्या होगा, मूल्य स्तर P से बढ़ करके P1 हो जाएगा। तो मूल्य स्तर में वृद्धि होगी। इस स्थिति में YF पर पहले से अगर पूर्ण रोजगार स्थिति में अर्थव्यवस्था काम कर रही है और मांग बढ़ती है तो उससे केवल कीमतों में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। और यह तब होता है जब बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कंपनियां उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक श्रमिकों और अन्य संसाधनों को अपने यहाँ नियोजित करने की कोशिश करती हैं, और इसके लिए वो उनको ऊंची मजदूरी या दरें देने की कोशिश करती हैं, और उससे उनकी लागत, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, तो उससे उनकी प्राइसेज भी बढ़ जाती है। पहले से संसाधनों के पूर्ण रोजगार के मद्देनजर इससे केवल मजदूरी और उनके उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, और इसलिए मूल्य स्तर बढ़ जाएगा। इस प्रकार जब पूर्ण रोजगार प्रचलित होता है तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि द्वारा बड़ी वस्तुओं की मांग केवल मूल्य स्तर को बढ़ाती है, उत्पादन को नहीं।
उपरोक्त से स्पष्ट हो जाता है कि भले ही मुद्रा आपूर्ति में विस्तार समग्र मांग को बढ़ाने में सफल हो, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि मूल्य स्तर में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगा समग्र आपूर्ति वक्र पर। तो समग्र मांग में वृद्धि का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है अथवा अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर से कम पर काम कर रही है, यानी कि मंदी या बेरोजगारी की स्थिति है, या पूर्ण रोजगार की स्थिति पर काम कर रही है, जिस पर कि समग्र आपूर्ति वक्र पूर्णतः बेरोजगार या ऊर्ध्वाधर या सीधी खड़ी रेखा होती है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि आधुनिक इंजन मानते हैं कि सामान्य समय में, यानी कि नॉर्मल टाइम में, अल्पकालीन समग्र आपूर्ति वक्र भी ऊपर की ओर ढलान वाला होता है, यानी कि धनात्मक ढाल वाला होता है, और यह लोचदार होता है, जैसा कि चित्र 21.8 में दिखाया गया है। और इस मामले में माना कि मुद्रा के आपूर्ति में विस्तार के कारण समग्र मांग वक्र में वृद्धि होती है, AD1 से AD2 तक पहुंच जाता है। तो चित्र 21.8 के अनुसार उत्पादन और मूल्य स्तर दोनों बढ़ेगा। यहाँ देख रहे हैं आप E1 से E2 पे संतुलन आ गया है, तो उत्पादन Y1 से बढ़कर Y2 पे चला गया और कीमत P1 से बढ़कर के P2 पे चली गई है। तो इस प्रकार जो धनात्मक ढाल वाला एग्रीगेट सप्लाई या समग्र आपूर्ति वक्र होगा, तो वहाँ मांग में वृद्धि के फलस्वरूप कीमतें और उत्पादन दोनों में वृद्धि होगी। तो ये किस पर निर्भर करेगा, और ये कितनी वृद्धि होगी, ये निर्भर करेगा समग्र आपूर्ति वक्र की लोच पर या इसकी ढलान पर। इस प्रकार सार रूप में एक संक्षेप में कह सकते हैं कि कीन्स का जो मौद्रिक सिद्धांत है वो मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन और मूल्य स्तर के बीच सीधा संबंध नहीं मानता है, और वो जो बताता है कि पहले मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव ब्याज दर पर पड़ता है, और ब्याज दर से निवेश पर प्रभावित होता है, और निवेश से समग्र मांग परिवर्तित होती है, और समग्र मांग और समग्र आपूर्ति की अंतःक्रिया के द्वारा मूल्य स्तर निर्धारित होता है। इस प्रकार से कीन्स का मौद्रिक सिद्धांत यहाँ पूरा हुआ। धन्यवाद।